इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी जो हम लोग पढ़े, आप लोग बहुत ज्यादा उसको वॉच किए और बहुत ज्यादा उसको प्रेम दिए, तो अब हम उसका जो बच गया था हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। तो आई होप दैट इसको भी आप लोग उतना ही प्यार दीजिएगा और इतना ही देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो देख के मजे उठाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मछली कहानी तक हम लोग आए थे और इसके बाद हम लोग ये कहानी को हम लोग करेंगे। तो मछली कहानी, ठीक है। सबसे पहले मछली कहानी में क्या है, तो देखिए इस कहानी में है कि जिस प्रकार एक मछली पानी के बिना तड़पती है, इसमें एक मछली और एक छोटी सी लड़की के बारे में, यानी एक घर की लड़की जिसको दीदी कहा जाता है, उससे तुलना किया गया है। ठीक है, उससे तुलना किया गया है। ठीक है, तो एक लड़की रह रही है जिसको दीदी कहा गया कहानी में, तो दीदी और मछली में यहाँ पे तुलना किया गया है। कभी इसके द्वारा यह दिखाना चाहता है कि लिंग भेदभाव को भी दिखाना चाहता है कि किस प्रकार एक लड़की और लड़का में समाज फर्क देखता है। तो ये सब सारी चीजें इसमें है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है। मछली कहानी के लेखक हैं आपके विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली कहानी देखिए, क्वेश्चन है मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए मछली और दीदी में क्या समानता है। मछली को जब जल नहीं मिलता है तो मछली जल भी तड़पती है, उसी तरह दीदी कहाँ तड़पती है, घर पे तड़पती है। जिस तरह मछली को कोई आजादी नहीं है, पानी में रहती है, उसी तरह दीदी को भी कोई आजादी नहीं है, वो घर पे रहती है। यही सब चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया था। देखिए मछली और दीदी में बहुत सारी समानताएं हैं। मछली जल में रहती है, दीदी घर में रहती है, तो ये समानता है। मछली झोले में तड़पती है, दीदी घर में छटपटाती है। मछली पानी से निकलने पर पीटती है और दीदी घर में पिता से पीटती है। न मछली अपनी व्यथा यानी कष्ट व्यक्त कर सकती है और ना ही दीदी अपनी व्यथा व्यक्त कर सकती है। तो यही सभी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी का चरित्र चित्रण करें। मैंने दीदी के बारे में बताया कि आखिर उसमें की दीदी कैसी है। हो जाएगा, हो जाएगा। संतु और नरेंद्र की दीदी पिता की पहली संतान है। अपने भाई सबको बहुत ज्यादा प्रेम देती है। भाई सब जब मछली लेके आते हैं, उससे खेलता है, तो उसके कपड़े भीग जाते हैं। उनको जो है ना नहलाती है, उनके कपड़े साफ करती है, उनके बाल सुखाती है। इससे पता लगता है कि वह लड़की जो है बहुत ही अच्छी है और काम काज करने वाली है और बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की है। तो यही कहा है कि दीदी का चरित्र चित्रण करे। तो दीदी का चरित्र चित्रण यही है कि वह बहुत ही अच्छी लड़की है, बच्चों सबको बहुत ध्यान देती है। कोई भी बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसको समझाती है, उसको पीटती मारती डांटती नहीं है। एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए बाबू सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली को छूते संतु क्यों हिचक रहा था। अब आप भी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप भी लिख सकते हैं कि कोई भी मछली जब घर में आती है तो जब हम उसको छूते हैं तो छटपटाती है, तो हम उससे डर जाते हैं, लगता है कि वह सिंग भिड़ा देगी, वह काट लेगी, वह मार डालेगी। तो यही सब चीजों को सोचते हुए संतु क्या कर रहा था, तो हिचक रहा था। इसके आंसर आप ऐसे लिख दीजिएगा। मछलियों को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। अब कोई भी घर में मछली आती है तो बच्चे सोचते हैं क्या, हमारे घर में मछली आती थी बचपन में तो जिंदा मछली आती थी तो हम उसको पानी में लेकर डालते थे और पानी में हम उसको जिलाते थे, गिलास में रख लेते थे, लोटा में रख लेते थे, लोग उसको जिलाते थे, कहते थे लोग इसको पोसेंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन इसको पोसेंगे, है ना। यही सब अभिलाषा रहती है कि मछली को पालेंगे, मछली 1 से 2 होगी, 4 से 5 होगी, फिर मछली बहुत सारी मछलियां हो जाएंगी। यही सब अभिलाषा बच्चों के मन में रहती है। संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर भागा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मछलियां काटी जाए। अब बच्चे क्या करते हैं कि मछली आती है घर पे तो वो नहीं सोचते हैं कि मछली काटी जाए, तो मछली को लेकर भाग रहा था क्योंकि मछली से उसको प्रेम हो गया था, है ना। और भग्गू उन्हें पटक पटक कर मार देता और फिर काटता, इसीलिए संतु क्या किया, मछली लेकर भाग गया। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा, क्योंकि वो नहीं चाहता था मछली काटी जाए,
क्योंकि मछली से उसको प्रेम था। लेकिन जो भग्गू था उसके घर का नौकर था कि वो क्या पटक पटक मछली को मार रहा था और काटना चाहता था, इसको माया आ गया, इसीलिए वो लेकर क्या किया, भाग गया। चलिए नेक्स्ट देखिए आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इसमें क्या है तो देखिए, चलो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप लोगों को मालूम है कि बिस्मिल्लाह खान एक बहुत बड़े शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे तो शहनाई वादन करते थे, इसको याद रखिएगा, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है। बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, एक के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पे दी, एक सलाहकार के रूप में। देखिए बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे, नो डाउट। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई को हो चाहे शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान को बात देखे हम। बिस्मिल्लाह का जब हाथ में शहनाई लेकर उसे फूंकते थे तो शहनाई की आवाज सबके सिर पर चढ़कर बोलने लगती थी। और शहनाई की आवाज सबके सिर पर बोलने का मतलब वो मुहावरा है, यानी सबको बहुत अच्छा शहनाई लगता था। उनकी शहनाई से एकदम मीठी जो है ना क्या निकलती थी, सुर निकलती थी, सबके दिल को क्या करती थी, मोह लेती थी, ठीक है ना। तो यही लिखिएगा, बिस्मिल्लाह खां जब हाथ में शहनाई लेकर उसे फूंकते थे तो बहुत ही मधुर प्रकार की क्या निकलती थी, आवाज निकलती थी, सबके मन को मुग्ध कर लेती थी। उनकी शहनाई में सनमत भरा था, उन्हें मालूम था, है ना। ये सब बहुत सारी चीजें आप लोग इनके बड़ाई में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को कहां से मिली थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अब क्वेश्चन आएगा कि शहनाई की शिक्षा शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को कहां से मिली थी। तो शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खां को अपने ननिहाल काशी में अपने मामा माने मामादाय सादिक हुसैन और अली बख्श से मिली थी। किनसे मिली थी, अपने मामादाय सादिक हुसैन और अली बख्श से मिली थी, यानी इनको अपने ननिहाल में इसकी क्या मिली थी तो शिक्षा मिली थी। डुमराव की महत्ता किस कारण से है, अरे भाई डुमराव में क्या था, देखो डुमराव की महत्ता दो कारणों से है। पहला तो यह है कि इसके आसपास की नदियों के कछारों में रीढ़, नरकट इत्यादि मिलता है। और आप जानते हैं कि नरकटे से शहनाई यानी बांस नामक प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग कर शहनाई बजाने में किया जाता है। तो ये एक कारण से डुमराव की महत्ता प्रसिद्ध है, कि दो कारण है। पहला कारण क्या है कि इसके आसपास रीढ़, नरकट पाया जाता था, जिससे शहनाई की चीजें बनाई जाती थी, है ना, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन यही के थे और इनके खानदान के लोग शहनाई बजाते थे। एक तो यह है डुमराव की माता कि वहां पे नरकट पाया जाता है, नरकट से शहनाई की चीजें बनती हैं। दूसरा है कि इनका क्या था, वहां पे इनका पैतृक स्थान था, पिताजी का घर था, इनके दादाजी वहीं के रहने वाले थे, है ना। और सभी इनके खानदान शहनाई बजाते थे, तो ये डुमराव इसलिए प्रसिद्ध है इनके लिए। बिस्मिल्लाह का किसको जन्नत मानते थे, बिस्मिल्लाह का शहनाई और काशी को जन्नत मानते थे। तो आपको लिखा जाएगा बिस्मिल्लाह का किसको जन्नत मानते थे, तो बिस्मिल्लाह का शहनाई और काशी को क्या मानते थे तो जन्नत मानते थे। चलिए अगला, बिस्मिल्लाह खां किसके पर्याय थे, पर्याय का मतलब होता है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई के पर्याय थे। शहनाई थी बिस्मिल्लाह के लिए और बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई के लिए। तो क्वेश्चन आ जाएगा बिस्मिल्लाह खां किसके पर्याय थे, तो कहिएगा शहनाई के। अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्लाह खां को किसमें अत्यधिक श्रद्धा थी। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां चूंकि मुस्लिम थे, अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्लाह खां को काशी विश्वनाथ और बालाजी में अगाध श्रद्धा थी। यानी बालाजी में और काशी विश्वनाथ में उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। अपने मजहब के अलावा हिंदू धर्म के भी वह बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। चलिए, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आप जानते हैं शिक्षा का मतलब ज्ञान। ज्ञान वैसा होना चाहिए जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप इंग्लिश बोलना सीख गए, आप जो है नौकरी लग गया, आप तरक्की कर लिए, दिस इज नॉट नॉलेज।
नॉलेज उसको बोलते हैं कि इंसान बोलना सीखे, चलना सीखे, समाज में कैसे बोलना है, उठना है, चलना है, ये सभी चीजें मायने रखती है शिक्षा में। और शिक्षा से ही संस्कृति आती है। अगर अच्छी शिक्षा है आपके पास तो आपके अंदर खुद ब खुद संस्कृति आ जाएगी। कहा गया है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच ना होए, और परे उपाउन ठौर पर कंचन तजय ना कोय। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। मैं शिक्षा का मतलब गांधी जी क्या मानते थे, तो देखिए गांधी जी शिक्षा का मूल ध्येय चरित्र निर्माण मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा का मेन मतलब होता है चरित्र का निर्माण करना। वह शिक्षा क्या है कि एक प्रेग्नेंट औरत सीट पे माने खड़ी है, सीट के पास खड़ी है और आप बैठे हुए हैं, तो ये शिक्षा नहीं है, ये चरित्र निर्माण है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो है ना वो काम कर रहा है और आप घूम रहे हैं उनके बेटा होकर, ये चरित्र निर्माण नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है जो आप बड़ों को रेस्पेक्ट कीजिए, दूसरों का रेस्पेक्ट कीजिए, छोटे हैं तो अपने से बड़ों को जो है ना मानिए, सम्मान दीजिए, ये सब अच्छी शिक्षा है, चरित्र निर्माण इसको बोलते हैं। तो वही कह रहा है गांधी जी शिक्षा का मूल मंत्र चरित्र निर्माण को मानते हैं। उनका ख्याल था कि किताबी ज्ञान तो चरित्र निर्माण का एक साधन है, वो किताबी ज्ञान में विश्वास नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि किताबी ज्ञान से चरित्र का एकमात्र साधन है। असल बात है कि मनुष्यों में साहस, बल, सदाचार और किसी बड़े लक्ष्य के लिए आत्मसात करने का ज्ञान हो। यानी मनुष्य अपने आप में ऐसा होना चाहिए कि वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करे, उसके मन में लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य हो। तो सिंपल में लिखिएगा कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। चरित्र निर्माण का मतलब होता है सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत सारे ज्ञान है जिनको इंसान को सीखना चाहिए, है ना। ये सभी चीजें वो अच्छी शिक्षा गांधी जी मानते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। तो कह रहा है गांधी जी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के पक्षधर थे। हमारे देश में विदेशी भी आकर बस चुके हैं, उनकी और हमारी संस्कृति में अनेक आदान प्रदान हो चुके हैं। वे ऐसी संस्कृति के पक्षधर नहीं थे जिनसे एक प्रमुख संस्कृति बाकी हो, हजम कर जाए, यानी कृत्रिम और बलपूर्वक कहीं सामंजस्य नहीं हो। तो वो कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए, विदेशी संस्कृति को फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे विदेशी हमारे यहाँ आकर अपना संस्कृति चला रहे हैं, तो हमें उसको नहीं अपनाना चाहिए। यही सब चीजें वो क्या किए हैं, बताए हैं। तो आप हम जो बोल रहे हैं अगर आपके माइंड में फिट हो रहा है तो यही एग्जाम में लिखिएगा, यही नंबर उठाएगा आपका। ये सब किताबी कीड़ा है, ये सब किताबी ज्ञान नहीं लिया जाता है। ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति को गांधी जी क्या समझते थे। तो गांधी जी की दृष्टि में भारतीय संस्कृति रत्नों से भरी है। यानी भारत की जो संस्कृति है वो रत्नों से भरी है, हीरे, है ना, ज्वारात से भरी हुई है। यानी भारत की संस्कृति की तो बात ही निराली है। आज भी हम जो है ना दूसरों के सामने नमस्ते करके जो है ना पेश आते हैं, है ना। और विदेश में तो जानते ही आप क्या होता है। कौन सी संस्कृति जीवित नहीं रहती। जो संस्कृति दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है वह संस्कृति कभी जीवित नहीं रहती है। तो कौन सी संस्कृति जीवित नहीं रहती है, तो वैसी संस्कृति जो दूसरों को हमेशा बहिष्कार करने की कोशिश करे वो कभी जीवित नहीं रहती है। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा को सबसे बड़ी शिक्षा मानते थे। गांधी जी किस भाषा में संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, तो गांधी जी अपनी ही देसी भाषाओं में संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। विदेशी भाषा में उनका कोई इंटरफेयर नहीं था, है ना। अपनी देश की भाषा में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। अब चलिए हम लोग काव्य खंड में आ गए हैं, है ना। तो पहला है राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, जिसके लेखक गुरु नानक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है, तो कहिएगा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति के अंदर कोई छल कपट मोह माया नहीं है। बस इतना ही लिख दीजिएगा कि ब्रह्मा का निवास उसी के दिल में है जिसके दिल में छल कपट मोह माया इत्यादि नहीं है, उसी के दिल में ब्रह्मा का निवास होता है। तो कह रहा है जो सांसारिकता का परित्याग कर इस आल जाल से निकल गया है, जिसको काम क्रोध मोह माया न छू सके, उसी के दिल में क्या रहता है, तो ब्रह्मा का निवास होता है।
बाड़ी कब विष के समान हो जाती है? देखिए, बाड़ी कब विष के समान हो जाती है? तो देखिए, गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदैव राम नाम का जाप करना चाहिए, यानी राम नाम के बिना बाड़ी विष के समान हो जाती है। बस इसका आंसर सेम लिख दीजिएगा कि राम नाम जो व्यक्ति नहीं लेता है, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो उसकी बाड़ी क्या होती है? विष के समान हो जाती है ना। बिखू खावे बिखू बनी फलू मट्टी ब्रह्मणा, है ना। कभी किसके बिना जगत में यह जीवन व्यर्थ मानता है? तो ये तो कभी राम नाम के बिना जगत में जीवन व्यर्थ मानता है। इसका आंसर यही लिख दीजिएगा। गुरु नानक किस युग के कवि थे? तो गुरु नानक मध्य युग के संत कवि थे, याद रखिएगा। गुरु नानक मध्य युग के कवि थे, याद रहेगा। गुरु नानक किस युग के कवि थे? गुरु नानक मध्य युग के कवि थे, इसको आपको याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? तो आप जानते हैं सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक है ना। हिंदू धर्म का है गीता, ईसाई धर्म का है बाइबिल। हरिदास से कवि, हरिरस से कवि का क्या अर्थ है? हरिरस से कवि का मतलब है कि वह व्यक्ति जो राम नाम का नाम ले रहा है, यानी हरि का नाम ले रहा है, दिन रात भजन कर रहा है, उनका उनका जो है ना गृहस्थ जीवन में भी रहे। देखिए, गुरु नानक कहते थे गृहस्थ जीवन में रहिए आप, ये नहीं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाइए बसन छोड़ी तन नगन भया, ये सबसे उनको कोई मतलब नहीं है। वो दिखावटी चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप घर पे रहे, गृहस्थी में रहे और राम का नाम लेते रहे, यही उनके लिए क्या है? हरिरस है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसको लिखे हैं रसखान। कौन लिखे हैं? रसखान लिखे हैं। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, है ना। एक वाटिका है जो प्रेम रूपी है, उसके माली और मालिनी रसखान ने कहा है। रसखान इसमें श्री कृष्ण की भक्ति को दिखा रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, चैप्टर सब पढ़ा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस सिर्फ आंसर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो हम जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही निकट है। रसखान किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कहिएगा रसखान श्री कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। उनको किससे प्रेम था? श्री कृष्ण से प्रेम था। रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो कहिएगा रसखान ने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की है। रसखान ने किस भाषा में अपनी काव्य रचना की है? रसखान ने ब्रज भाषा में अपनी काव्य रचना की है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है ना, उसे ईश्वर तक पहुंचने का उपाय मालूम हो जाता है। गुरु की कृपा होते ही मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख मान सम्मान घृणा प्रशंसा सब चीज छोड़ देता है। तो गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? तो कहिएगा गुरु की कृपा से ईश्वर तक पहुंचने का उपाय मालूम होता है, ठीक है। गुरु की कृपा होते ही मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह सुख सब चीज से परे हो जाता है, सब चीज त्याग देता है। उसको दुनिया में कोई इंसल्ट भी कर दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका लोग बड़ाई भी कर दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुरु की कृपा से इस युक्ति का पहचान होता है। अब चलिए, अति सुधो स्नेह का मार्ग है, धनानंद के द्वारा लिखा गया है। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? तो आप जानते हैं कि घनानंद एक प्रेम पीर के कवि हैं, है ना। इनकी एक प्रेमिका रह रही है ना। उसके आंगन में ये क्या चाहते हैं? अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए, मन की पीड़ा और करुणा की धारा के रूप में आंसू निकलते हैं और आहत मन को आनंद प्रदान करते हैं। कवि चूंकि स्वयं प्रेम की पीड़ से व्याकुल है, इसलिए दूसरे संत पत लोगों की पीड़ा की गहन अनुभूति उसे है, अतः वह चाहता है कि उसके ये आंसू दुखी जनों में नव जीवन का संचार करे। तो कवि अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है वैसे व्यक्ति के पास, और अपनी प्रेमिका के पास लिख दीजिएगा। कभी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका के पास पहुंचाना चाहता है कि वो भी देखे कि किस प्रकार जो है ना आंसू जो है निकलते हैं। कभी कह रहा है कि ऐ बादल कभी मेरे यहाँ भी बरसो, ताकि मैं सुजान, ये सुजान इनकी प्रेमिका रह रही है, ताकि उनको अनुभूति हो कि मैं कितने कष्ट में हूँ। तो कभी अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका के यहाँ पहुंचाना चाहते हैं, बस इसको आप लोग लिखिएगा। घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो कहिएगा घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण बादल करता है, बस। क्योंकि बादल बरस कर पृथ्वी की तो पीड़ा को तो शांत करता ही है, साथ साथ मनुष्य के
जज्बातों को दूसरे जगह पहुंचाने का और एक आंसू का भी काम करता है, ठीक है ना। तो इसको लिखिएगा कि परहित के लिए देह धारण, बादल देह धारण करता है, बादल जल का भंडार होता है और वह बनता ही है बरसने के लिए। बरसने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरस कर उसे हरा भरा बना देता है। गर्मी से तप्त धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। इंसान को भी दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए भले थोड़ा सा झुकना पड़े तो झुक सकता है, ठीक है। चलिए, मोह मोह आंसुओं निहि लय बरसई, सवैये का भावार्थ लिखे। अरे बाप रे बाप, ये तो एकदम मस्त है। कह रहा है मोह आंसुओं निहि लय बरसो, सवैये का अर्थ क्या है। कह रहा है का घनानंद कह रहे हैं कि ऐ बादल, तुम कभी मेरे आंगन में ही बरसो, और जब तुम बरसोगे तो तुम्हारे बादल को, तुम्हारे बरसात को मेरी सुजान मेरा आंसू समझेगी और उसके आंगन में जाके कभी बरसो, है ना। कभी सुजान के आंगन में बरसो और उससे कहना कि ये बादल नहीं बल्कि घनानंद के प्रेम के आंसू है। तो इस सवैये का यही अर्थ है। कहिएगा इसका मतलब है सवैये में कवि घनानंद के माध्यम से अपने अंतर की वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, बादलों ने परहित के लिए अपने शरीर धारण किया है और वे अपने आंसुओं को की वर्षा एक समान सभी पर करते हैं। पुनः घनानंद बादलों से कहते हैं, तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरे हृदय की सुन लो, कभी मुझ पर भी विश्वास कर मेरे आंगन में अपनी रस वर्षा करो और कभी सुजान के आंगन में जो है ना जाके बरसो, ताकि मेरे प्रेम के बारे में उसको भी पता चले। मन लेहू पै देहू छटांक नहीं से कवि का क्या तात्पर्य है। देखिए, कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें मन चला जाता है किंतु कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कह रहा है मन लेहू पर देहू छटांग नहीं, तो वही कह रहे हैं कवि प्रेम, देखिए सिंपल, कवि प्रेम के पीर है। वे कहते हैं कि प्रेम में सब कोई चला जाता है लेकिन उससे वापस लौट के नहीं आता है। तो कहिएगा कि प्रेम मार्ग की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा मार्ग है, प्रेम मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें मन चला जाता है किंतु कुछ मिलता नहीं है। तो बस इसका मतलब यही हुआ, मन लेहू पर देहू छटांग नहीं। इसमें कहने का मतलब यही है कि कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम की मार्ग की यह विशेषता होती है कि मन चला जाता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। बात खत्म, ठीक है। मन चला जाता है लेकिन कुछ मिलता नहीं है, और मिलते हैं तो क्या, दर्द आंसू। नेक्स्ट, घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे। तो देखिए, घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। किसके मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, है ना। जब आक्रमण किया सब तो इनसे बोला सब जर जर जर, तो ये 3 बार जो है ना क्या दिए थे, मिट्टी 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 करके दिए थे, जर मैंने सोना मांग रहा था सब। तो किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे कौन, ये घनानंद। घनानंद की भांति रीति मुक्त धारा के कौन कौन से कवि हैं, तो घनानंद की तरह रीति मुक्त धारा के अन्य कवि हैं रसखान और भूषण। तो रसखान इसके पहले प्रेमानी से राधिका लिखे हैं, वो भी रीति मुक्त कवि है, और एक भरत भूषण है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस कवि को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है, तो जो पाठ लिखेगा उसी को ना कहा जाएगा। तो घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है, ठीक है ना। पर्जन्य किसे कहा है, बादल को कहा है। कोई दिक्कत, स्वदेशी, अरे गजब की कविता है। स्वदेशी ठठे विदेशी ठाट सब बनहु देश विदेश, सपनेहु में ही ना कहूं भारतीय तालीस, है ना। जिनको समझ सकत नाही तन की धोती ढीली ठाली, देश प्रबंध करिएगा कैसी काम ख्याली। स्वदेशी कविता है। आजकल भारत के लोगों को अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के वस्तुओं से घृणा होने लगी, तो प्रेमघन ने एक कविता लिखा था स्वदेशी। तो चलिए स्वदेशी कविता में क्या है इसको हम देखते हैं। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है, तो कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है कि जो लोग दूसरों का चमचागिरी करते हैं, दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, दूसरों के तलवे चाटते हैं, उन्हें क्या कहा है, तो डफाली कहा है। जो नेताओं के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं उन्हें क्या कहा है, डफाली कहा है। समझ में आ गया। कवि ने डफाली किसे कहा है, कवि ने डफाली वैसे लोगों को कहा है जो एकदम क्या हो, चटचोर हो,
जो दूसरे के आसपास मंडराते रहते हो, नेताओं के आसपास मंडराते रहते हो, है ना, ठीक है, उनको क्या कहा गया है, तो डफाली कहा गया है। तो डफाली वो है जो डफ अर्थात ताशा बजाता है, इसकी आवाज बड़ी तेज होती है, इसका लक्ष्य होता है कि शोर मचाना, लोगों का ध्यान आकर्षित। कभी देखता है कि कुछ लोग शासकों की झूठी प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग हाँ नेताजी नेताजी बहुत बढ़िया काम बा, नेताजी भले कुछ कर दे, हाँ नेताजी, हाँ नेताजी, है ना, समझ में आ रहा है ना, चौक पर दुकान आ गया, मीट बन रहा है, नेताजी देखी ना भूख लागल बा, तो वैसे लोग क्या करते हैं, तो उन्हीं को कभी क्या कहा है, डफाली कहा है, समझ रहे हो। तो झूठी प्रशंसा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले गुणगान में रंच मात्र होता है, सच्चाई नहीं होती है। वो किसी की गुणगान भी करते हैं ना, किसी की बड़ाई भी करते हैं ना, तो अपने काम के लिए करते हैं, कभी ने उन्हें क्या कहा है, डफाली कहा है। लिख लीजिएगा लोग। स्वदेशी कविता में किस किस बात पर दुख व्यक्त किया गया है? स्वदेशी कविता में भारत में भारतीयता के अभाव पर दुख व्यक्त किया गया कि भारत में भारतीयता क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। लोग विदेशी चीजों का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हाटों में क्या भरा है, विदेशी चीजें भर गई है, भारत की कोई भी चीजें हाटों में बाजारों में देखने को नहीं मिल रही है। जब कवि को लगा है कि भारत से भारतीयता खत्म हो रही है, तो स्वदेशी कविता वो लिखे। चलिए नेक्स्ट, प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे? तो प्रेम घर के आदर्श पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है, कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि समाज के उस वर्ग की आलोचना करता है जो दूसरों की झूठी प्रशंसा करते हैं, जो दूसरों के तलवे चाटते हैं, जो दूसरों के जो है ना झूठी प्रशंसा करके अपना काम निकलवाते हैं, वैसे वर्ग की क्या किया है, कवि ने क्या किया है, आलोचना किया है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कह रहा है कि स्वदेशी कविता में कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो समाज के वैसे वर्ग की आलोचना करता है जो लोगों की झूठी प्रशंसा करता है, जो अपना काम निकलवाता है ना, चटचोर है ना, समझ ना, उसको कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं दलाल है ना, वैसे लोगों की क्या किया है, तो आलोचना किया। आलोचना का मतलब बुराई होता है। कवि प्रेम घर को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? अरे सिंपल बात है भाई, कवि प्रेम घर देखते हैं कि भारत में कहीं भी भारतीयता दिखाई नहीं दे रही है। हाट में देखो तो सभी विदेशी चीजें भरी हुई है। लोग अपने देश जिनको जिनसे जिनको जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, वो अब इंग्लिश बोल रहे हैं, है ना। हिंदी तो बोलने आता नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं और अपने देश की भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं। कहीं विदेश जाते हैं, यू आर इंडियन, नो नो नो, आई एम नॉट इंडियन, आई एम चाइनीज, आई एम जो है ना ब्रिटिशियन, अरे यार बोलो ना हम भारतीय हैं। तो यही सब चीजें देखकर कवि को क्या लगा है, भारत में भारतीयता दिखाई दे रही है। लोग रीति रिवाज भी कैसा अपना रहे हैं, विदेशी अपना रहे हैं, है ना, गाना बजा के पूजा कर ले रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ हाथ जोड़कर भगवान के सामने पूजा किया जाता। तो सभी चीजें लोग विदेशी अपना रहे थे, और वेशभूषा भी विदेशी आए, धोती कुर्ता नहीं पहन रहे हैं, नेता भी धोती कुर्ता नहीं पहन रहे हैं, वो क्या पैंट शर्ट पहन रहे हैं। तभी कवि को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, लिख लीजिए। अब भारत माता देखिए, भारत माता अपने ही घर में, भारत माता पाठ समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, यह भारत माता पाठ में भारत के बारे में वर्णन किया गया है कि हमारी भारत माता कैसी है ना। भारत माता किस प्रकार, एक हम जानते हैं कि भारत गांव का देश है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है इसको देखते हैं। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो देखिए, प्रवासी वह होता है जो परदेश में जाकर बसता है, ठीक है, प्रवासी किसे कहते हैं, वो जो परदेश में जाकर बसता है, वहां उसे बहुत से अधिकार नहीं होते जो वहां के मूल निवासियों के होते हैं। वहां उसे मूल निवासियों की भांति आमतौर से मान सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है। परतंत्र काल में यहाँ के लोगों के अधिकार भी छीन गए, यानी जब लोग दूसरों के गुलाम थे, जब लोग दूसरों के गुलाम थे, तो इन लोगों की आजादी भी क्या हो गई, छीन गई। तो जब इनकी आजादी छीन जाएगी तो भारत माता की भी तो आजादी छीन जाएगी ना। तो इनकी आजादी जब छीन गई, परतंत्र हो गए, जब लोग दूसरे के गुलाम हो गए, तो भारत माता भी दूसरे के क्या हो गई, गुलाम हो गई। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता रहा, यानी भारत माता का सम्मान विदेशी शासक जब यहाँ पे आ गए तो इसका मान सम्मान क्या हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो कैसे लिखेगा, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसलिए बनी हुई है कि प्रवासी उसे कहते हैं जो दूसरे देश में जाकर रहता हो, वहां के लोगों के जैसा इसका सम्मान नहीं मिले, है ना।
तो जब विदेशी लोग भारत आए तो यहाँ पे शासन करने लगे, तो भारत माता भी उनके अंडर हो गई, भारत माता भी उनके अंडर हो गई, और इसकी इसका मान सम्मान पहले के जैसा नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे लोग भी जो है ना चटोर बनते गए, तो भारत की भारतीयता ये भारत माँ की है ना अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ठीक है, चलिए। भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, कहते हैं कि राहु जैसे दुष्ट ग्रह की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो ग्रहण होता है। ठीक है, अतः चंद्रमा की प्रसन्नता, हंसी खुशी, क्रांति कम हो जाती है। उसी तरह चूंकि भारत माता पराधीन है, यह उस समय की घटना है जब भारत गुलाम था, उस समय ये लिखे थे, है ना। भारत माता पराधीन है, विदेशियों की काली छाया इस पर पड़ रही है, अतएव इसी की हंसी भी को भी ग्रहण लग चुका है, इसी कारण इसका हास राहु ग्रसित दिखाई दे रहा है।